ब्रेक के बाद खबर उन्नाव से, जहां दीवार गिरने से चाचा और भतीजे की मौत हो गई। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। अजगैन थाना क्षेत्र के सनदाता गांव में कच्ची दीवार के पास काम कर रहे थे दोनों, तभी अचानक ही दीवार गिर गई। मलबे में दबने से दोनों की मौत हो गई। तो हादसे की तस्वीर उन्नाव से, जहां पर चाचा और भतीजे की जान चली गई है। दरअसल ये काम कर रहे थे कच्ची दीवार के सामने और उसी वक्त दीवार ढह गई, जिसमें दबकर इन दोनों की जान चली गई। झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लावारिस बैग मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बैग में बम की सूचना पर आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान आरपीएफ के एक जवान ने बैग की तलाशी ली, तो बैग के अंदर 2 कोबरा सांप मिले हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाई गई। आरपीएफ ने एक सपेरे को भी हिरासत में लिया है। कोबरा की तस्करी की आशंका जताई जा रही है। इनके गले में भी डाल दो। हम तो डाल देंगे। इधर आगरा में रिश्वत कांड में जेडी की गिरफ्तारी के मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजिलेंस की टीम जेडी आरपी शर्मा को जबरदस्ती खींचकर ले जाती दिख रही है, पीटकर गाड़ी में बिठाती दिख रही है। आपको बता दें, बीते 17 अगस्त को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेने के मामले में जेडी आरपी शर्मा को गिरफ्तार किया था। कई शिक्षकों ने जेडी आरपी शर्मा को झूठे षड्यंत्र में फंसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब विजिलेंस की टीम की जांच की जा रही है। हरदोई में बिजली लाइन खराब होने के कारण हरदोई लखनऊ रूट बाधित हो गया। उमरताली और दलेल नगर के बीच बिजली लाइन खराब होने की वजह से रूट काफी देर तक बाधित रहा। दर्जनों ट्रेनों को ही रास्ते में रोकना पड़ा, कई के रूट बदलाव करने पड़े। कुछ ट्रेनों को लखनऊ से वाया उन्नाव होते हुए हरदोई भेजा जाएगा, वहीं कुछ ट्रेन 2 घंटे की देरी से संचालित की जाएंगी। लाइन खराब होने की सूचना के बाद मौके पर मुरादाबाद मंडल के डीआरएम पहुंचे और उन्होंने ओएचई लाइन का निरीक्षण किया। अमेठी में मां के साथ सो रही मासूम का एक लड़के ने अपहरण किया। 2 घंटे बाद परिजन और गांव वालों ने घर से 1 किलोमीटर दूर आरोपी को बच्ची के साथ पकड़ा है। आरोपी पर पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपी को केस भी दर्ज हुआ है। बच्ची को अगवा करने वाला लड़का गैर समुदाय का है। मामला जायज थाना इलाके का है। जायस में एक सूचना प्राप्त हुई कि रात में एक 3 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति उठा ले गया है। पुलिस द्वारा तत्काल टीमों का गठन कर बच्ची को बरामद कर लिया गया। साथ ही अभियुक्त पंजीकृत कर अभियुक्त की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में एक ट्रेन से 90 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। अंबाला से नई दिल्ली जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस से 90 लाख रुपए की नकदी मिली है। आरपीएफ ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जो नगर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। आरपीएफ ने आयकर विभाग की टीम को भी जानकारी दी। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया व्यक्ति व्यापारियों के लिए एजेंट का काम करता है, जो यहां से रुपए ले जाकर उसके बदले में दिल्ली से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सामान लाकर देता है। इसी अनुक्रम में आज गाड़ी संख्या 14522 अंबाला इंटरसिटी की चेकिंग के दौरान एक यात्री के बैग को चेक करने पर उसके अंदर से ये नगद धनराशि प्राप्त हुई है। कितनी है? ये 90,09,200 रुपये। जिससे पैसा बरामद हुआ है उसने कुछ बताया, कोई साक्ष्य जमा कराए है, किस तरह का पैसा था? अभी कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं, केवल उन्होंने मौखिक रूप से बताया है कि वह इस पैसे को लेकर दिल्ली किसी पार्टियों के पेमेंट करने के लिए जा रहा था। पीलीभीत में रेलवे स्टेशन परिसर में एक लड़के का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजन भी पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने लड़के की हत्या की आशंका जताई है। मृतक की मां ने बताया कि बेटे का 3 लोगों से विवाद था। सूचना के बाद पुलिस टीम जब पहुंची तो लड़के को थाने लेकर गई थी। 3 दिन तक लड़का बीसलपुर कोतवाली में बंद था और आज सुबह उसका शव मिला है शेरगंज हॉट पर।
उधर बदायूं शहर में अचानक ही एक सियार के आ जाने से लोगों में दहशत है। सियार को भेड़िया बताकर लोग उस पर लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया लोगों ने, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इसे पिंजरे में बंद किया। मोहल्ला गद्दी चौक की घटना है। सियार देखने के बाद लोगों ने लाठी से पीट कर उसे अधमरा कर दिया। उधर मुरादाबाद में एक तेंदुआ दिखा, जिसके बाद लोगों ने तेंदुए को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। कार से जा रहे लोगों ने तेंदुए की वीडियो बनाई और वायरल किया। छजलैट क्षेत्र के चांदखेड़ी गांव के जंगल का ये मामला है। उधर बागपत में खेत में काम कर रहे एक किसान पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। नेरपुड़ा गांव के खेतों में तेंदुआ दिखा और उसने यहां एक किसान पर हमला किया है। किसी तरह किसान ने खुद का बचाव किया। किसान के साथ हुई घटना के बाद पुलिस और वन विभाग को जानकारी दी गई और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए की तलाश की जा रही है। उधर चित्रकूट में एक पेट्रोल पंप पर एक शेर के टहलने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मारकुंडी थाना क्षेत्र के यूपी एमपी की सीमा पर बने पिडरा पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है, जहां रात में एक शेर पेट्रोल पंप पर टहलता दिखा है और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने छिपकर यह वीडियो बनाया। यह शेर रानीपुर टाइगर रिजर्व के जंगल की सीमा से निकलकर यहां पेट्रोल पंप पर आ गया। उधर हरदोई में एक लड़के की हत्या का पर्दाफाश हुआ। लड़के की भाभी और उसके प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। भाभी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया गया था। मामला आलापुर का है। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि वो खेत में अपने प्रेमी के से बातचीत कर रही थी और तभी उसके देवर ने उन दोनों को देखा। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 7 सितंबर को मल्लावा थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्लावा उन्नाव बॉर्डर से लगभग 10 मीटर दूर जनपद हरदोई की सीमा पे एक युवक की डेड बॉडी मिली, जिसका नाम राहुल था। घटनास्थल तत्काल उच्च अधिकारी पहुंचे थे। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया था। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। आज मल्लावा पुलिस ने इसका खुलासा किया है और अभियुक्ता मृतक की भाभी, जिसका नाम आशा है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया तथा उसके फ्रेंड जिसका नाम अर्जुन, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। दोनों ने पूछताछ में ये बताया कि ये दोनों अपने घर से थोड़े दूर जाके मक्के के खेत पे बात कर रहे थे और उनका देवर वहां पर आ गया था। उसने देख लिया था, इस कारण गला घोंट के देवर की हत्या कर दी थी। उधर आगरा में तेंदुआ देखने के बाद से ही गांव वालों में डर का माहौल है। इलाके में वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। साथ ही गांव वालों को अधिकारियों के मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जिससे जब भी तेंदुआ दोबारा दिखे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दी जाए। बारीकुआ खुर्द गांव की पहाड़ी पर तेंदुए के बैठे होने का ये वीडियो वायरल हुआ। थाना जगनेर के बारीकुआ खुर्द व रिछुआ ग्राम में एक हफ्ता पूर्व तेंदुए के देखने का वीडियो वायरल हुआ था। इस सूचना पर लगातार थाना पुलिस द्वारा तथा वन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त कॉम्बिंग की जा रही है व ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है व किसी भी तेंदुए की किसी भी सूचना पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया है व सहायता नंबर गांव के लोगों से शेयर किए गए हैं। इधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ। भीमबली में पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिरा और पैदल रास्ते पर आ गया। गनीमत रही कि जिस वक्त बोल्डर पैदल रास्ते पर गिरा उस वक्त वहां कोई पैदल यात्री नहीं था। बोल्डर गिरा, वहां दोनों तरफ दुकानें हैं और दुकानदार अंदर सोए हुए थे। बोल्डर गिरने से पैदल रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बड़ी किस्मत है उनकी और जिससे वो आज पूर्ण रूप से बच चुके हैं और ये पत्थरग्रस्त हो चुकी है और लगभग इस घटना से 2 दुकानें पूर्ण रूप से ग्रस्त हो चुकी है। और दोस्तों अभी और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर अवैध धर्मांतरण के मामले में मौलाना उमर गौतम
मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 12 लोगों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 दोषी राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद सलीम, कुणाल, अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी की बेंच ने ये सजा सुनाई है। प्रकाश रामेश्वर कांवड़े उर्फ एडम, कौसर आलम, भूप्रिय बंदो उर्फ अरसलान मुस्तफा, डॉक्टर फराज बाबुल्ला शाह, मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, सलाहुद्दीन, जैनुद्दीन शेख, अब्दुल्ला उमर, धीरज गोविंद राव जगताप और सरफराज अली जाफरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एटीएस ने इन्हें देश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया था। 20 जून 2021 को इस मामले में एफआईआर हुई थी और उसके बाद मामले की जांच पड़ताल हुई। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई थी और किसी को उम्र कैद की सजा है और किसी को 10 साल की सजा है। किस किस आधार पर सजा का ऐलान हुआ है? देखिए, जितने भी इसमें दोषी थे सब अलग अलग आरोपों में जो दोषी पाए गए थे उसमें जो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट था उसके मुताबिक जो एनआईए एटीएस के स्पेशल जज है विवेकानंद शरण त्रिपाठी, उनकी कोर्ट ने सजा सुनाई है। जो इसमें मुख्य आरोपी थे मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, प्रकाश रामेश्वर कांवड़े उर्फ एडम, कौसर आलम, भूपरी बंदो उर्फ अरसलान मुस्तफा, डॉक्टर फराज बाबुल्ला शाह, मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, अब्दुल्ला उमर, धीरज गोविंद राव जगताप और सरफराज अली जाफरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो वहीं 4 दोषी है जो है राहुल भोला, मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद सलीम, कुणाल, अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। और जो एटीएस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने मजबूती के साथ यह मुकदमा रखा था और ये बात उन्होंने कही थी कि इन आरोपियों ने साजिश के तहत देश में धार्मिक उन्माद, विद्वेष और नफरत फैलाकर देशव्यापी अवैध बस में कनेक्शन किस तरह से सामने आया था? देखिए, जो एक संस्था है आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर, मोहम्मद उमर गौतम और कलीमुद्दीन इसको चला रहे थे। इस संस्था के पास विदेशों से फंड आ रहा था और उस फंड को ये अवैध धर्मांतरण में लगा रहे थे। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो दिव्यांगजन है, डम्प एंड डफ, मूक बधिर हैं, उन लोगों का खास तौर से इस्लाम में परिवर्तन कराया जा रहा था। उसमें ऐसे तमाम लोग शामिल थे जैसे मौलाना उमर गौतम जो खुद भी पहले हिंदू थे, क्षत्रिय संप्रदाय से आते थे और बाद में ये खुद इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इनका खुद अपना बेटा जो है वो भी इनके साथ उसमें शामिल था, भूपरी बंदो, वो भी बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गए थे। तो ऐसे इनके गिरोह में तमाम लोग थे जो पहले खुद अलग अलग धर्म से थे, बाद में इन्होंने इस्लाम खुद कबूला है और ये जगह जगह दावा, जिसको इन लोग दावा कहते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते थे और उस दावा में जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उनको ये इनवाइट करते थे, उनको कन्विंस करते थे, ये बताते थे कि इस्लाम सभी धर्मों से बेहतर है और वो ये भी बताते थे खास तौर से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको बहला फुसलाकर दबाव डालकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। और एक ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के तहत ये पूरे भारतवर्ष का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने के लिए ये कर रहे थे और ये बताते थे कि जो भी इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी मौत के बाद वो जहन्नुम में जाएंगे, वहाँ की आग में जलाए जाएंगे। इस तरह से ये डराते थे और ये बताते थे कि पूरे देश में किस तरह से शरिया कानून हम लागू करेंगे और उस शरिया कानून के तहत इस पूरे देश को चलाएंगे। एटीएस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि विदेशों की कई संस्थाओं से इनके पास पैसा आ रहा था, हवाला के जरिए भी फंडिंग की जा रही थी और धर्मांतरण कराने पर इनको पैसा मिल रहा था। हालांकि इनमें से कुछ आरोपी ऐसे हैं जिनकी जांच की। ऋषभ मणि, आवाज आ रही है आपको? जी जी ऋषभ मणि, ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की भी आप कह सकते हैं कवायद है। एक बहुत बड़ा यहाँ से एक ये मैसेज जाता है कि देखिए धर्मांतरण के रूप में जिस तरह से यहाँ अब तक की सबसे ज्यादा लोगों को 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, ये आगे भविष्य में एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, धर्मांतरण के लिए जो कानून बना है ये नया कानून है। हालांकि इसमें कुछ और भी धाराएं हैं जैसे 2 धर्मों के बीच में विद्वेष फैलाना, उनको भड़काना, आपराधिक साजिश, ऐसी तमाम अन्य धाराएं हैं जिनके तहत इन लोगों को दोषी पाया गया है। लेकिन ये अपने तरह का अनोखा मामला है। इसमें 12 आरोपियों को दोषी ठहराया है कोर्ट ने और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो जाहिर सी बात है जो एक नया कानून देश में बना हुआ है
उसके तहत ये उत्तर प्रदेश में सजा का शायद ये पहला मामला होगा। और ये कहीं ना कहीं अब सब लोग इससे सबक लेंगे कि अगर वो किसी भी तरह से बहला फुसला के लोगों को गुमराह करके या दबाव डालकर प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो कोर्ट उनको इस तरह से सजा भी सुना सकती है। ये जून 2021 में मामला दर्ज हुआ था और ये बात भी सामने आई है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही स्पीडी ट्रायल हुआ है इस मामले का। और ATS के जो अभियोजक हैं, जो प्रोसिक्यूटर, उन्होंने भी यहाँ पर कोर्ट में बहुत मजबूत पैरवी की है, जिसके बाद आज कोर्ट ने इनको सजा सुना दी है। जो इस बात से ये भी समझा जा सकता है कि बीते कुछ समय में, आप कह सकते हैं थोड़े ही समय में, चुनाव के बाद भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें धर्मांतरण के मुद्दे ऊपर उठे हैं। विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ इसी मुद्दे पर नजर आता है कि सरकार धर्मांतरण के मुद्दे पर कुछ नहीं करती है। लेकिन आज तो आप यहां पर विपक्ष को भी एक संकेत दे देते हैं, एक सुंदर संदेश दे देते हैं कि देखिए आपने कम समय में इतनी बड़ी कार्रवाई को पूरा कर दिया और 12 लोगों को एक साथ जो यहां पर FIR दर्ज के उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये विपक्ष के लिए भी एक बड़ा संकेत, बड़ा संदेश। देखिए, ये तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो इसको सियासी चश्मे से देखेंगे। हाँ, लेकिन जो कोर्ट का फैसला है वो ये बात बिल्कुल साबित करता है कि जहां भी एक गिरोह बनाकर या ये कह सकते हैं संगठित रूप से अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा था, वो ATS ने कोर्ट में साबित कर दिया है और कोर्ट ने इसीलिए ये इन दोषियों को सजा भी सुनाई है। हालांकि बीच में इक्का दुक्का मामले भी आते रहते हैं जहां पर अवैध धर्मांतरण की शिकायत होती है, लेकिन ये मामला अलग है जहां पर संगठित रूप से देश के। लेकिन ऋषभ मणि, ये भी तय है कि इस पर भी अब समाजवादी पार्टी या विपक्ष कहिए, इंडिया गठबंधन, इस मुद्दे पर जिसमें 12 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है और बहुत ही कम समय में सजा का ऐलान हुआ है, इसके ऊपर राजनीति गरमाएगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, 20 जून 2021 को ATS के थाने में लखनऊ में ये FIR दर्ज हुई थी और उस वक्त से ये बात मानी जा रही थी कि आखिरकार इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, चूंकि ये थोड़ा सा अलग किस्म का केस था, नया कानून आया हुआ था और उस कानून के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी। तो आगे धीरे धीरे ATS ने इसकी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई है। देश के अलग अलग हिस्सों से इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और अब बहुत ही कम समय में, जून 2021 में मामला दर्ज था और अब ये 3 साल के अंदर ही इसमें सजा करा ली है। तो जाहिर सी बात है ATS के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के DGP की ओर से, उनके लिए भी जाहिर सी बात है, खुशी की बात होगी कि कम समय में एक अलग किस्म का जो अपराध था उसमें कन्विक्शन कराया गया है और 12 लोगों को उम्र कैद की सजा, 4 लोगों को उसमें 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। ऋषभ मणि, जो 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, एक बार इनका आप प्रोफाइल बता दीजिए। इनका केस जो था, देखिए बहुत ही थोड़े समय में ट्रायल में ही इनको सजा का ऐलान हो गया है, लेकिन किस तरह की गंभीर धाराएं लगी हुई थी, किस तरह से कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी सजा का ऐलान हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसमें अलग अलग किस्म की धाराएं हैं। उसमें जो दो समुदायों के बीच में विद्वेष फैलाने की इसमें धाराएं लगी हुई हैं, आपराधिक साजिश की धाराएं लगी हुई हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने की धाराएं लगी हुई हैं। तो अलग अलग धाराओं में सबका कन्विक्शन हुआ है, लेकिन जो 12 जो दोषी हैं उनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उम्र कैद का, वो NIA ATS स्पेशल कोर्ट ने दिया है। तो वहीं 4 दोषी ऐसे हैं, उनको उन धाराओं में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 10-10 साल का, उसमें उनको कन्विक्ट किया गया है और जुर्माना भी लगाया है। जल्द ही जुर्माने की राशि भी बताई जाएगी। लेकिन ये बात कोर्ट ने भी साबित कर दी है कि अगर अच्छी पैरवी होती है, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और कोर्ट सब बेहतरीन समन्वय के साथ काम करते हैं, तो कम समय में भी इस तरह के मामलों में सजा करवाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में ये पूरा मामला एक नजीर बनेगा, क्योंकि ये अपने तरह का नया कानून है अवैध धर्मांतरण का। नजीर तो बनेगा ऋषभ मणि, लेकिन ये मामला आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है, जो 12 लोग हैं, वो जाहिर तौर पर उनके पास एक मौका है आगे बढ़ के अपनी सजा कम करवा लेने का। नहीं, देखिए, वो तो बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है कि आगे की कोर्ट में वो इस चीज की अपील कर सकते हैं। उनको जो सजा यहाँ से सुनाई गई है उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि आगे की कोर्ट में क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो ट्रायल कोर्ट है उसने
यहाँ पर जो ठीक है, क्योंकि देखिए आप इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं ऋषभ मणि, इसलिए आपसे जानना जरूरी हो जाएगा क्योंकि आप विस्तार से खबर बता रहे हैं। कोर्ट में जब ये सजा का ऐलान हुआ उस वक्त कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से ना जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, चाहे धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर यहाँ विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ ही नजर आता है, तो ये अपने आप में ये नजीर बनेगी ये खबर जब ये बाहर निकल के जन जन तक पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश के वासियों तक पहुंचेगी। कोर्ट में सजा के दौरान क्या बड़ी बातें कही गई हैं वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए ऋषभ मणि। देखिए कोर्ट में जो एटीएस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने जो दलील रखी हुई थी कि ये एक पूरा संगठित गिरोह है जो पूरे उस देश में काम कर रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से वो ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर रहा है जिनकी आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि कमजोर हैं, जो दिव्यांग हैं, जो महिलाएं हैं, जो डम्प एंड डफ हैं, उनको ये सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको कहीं लालच दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और उनको उनका वो धर्म परिवर्तन इस्लाम में करा रहे हैं। तो ये बात कोर्ट में प्रूव करने में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो सफल हो गए और इसके बाद अब ये सजा का ऐलान हुआ है। ठीक है ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे ऋषभ मणि त्रिपाठी। तो देखिए 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कोर्ट में और ये बड़ी खबर है, नजीर बनकर निकलने वाली खबर है क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने हमेशा से सख्ती से उन लोगों के साथ पेश आने के लिए आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं जो धर्मांतरण जैसे पाप को, जघन्य पाप को करवाते हैं। इसी पर कोर्ट का नजीर बनता है फैसला, 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।